बस्तर पुलिस ने एक बार फिर से अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों को एक करारी शिकस्त दी है, जिसमें 8 माओवादी मार गिराए गए हैं। आज बस्तर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सारी जानकारियां प्रेस वालों को दी है। हम भी जानने की कोशिश करेंगे एनडीटीवी के माध्यम से कितनी बड़ी सफलता है और क्या कुछ अचीवमेंट मिला है। सर, स्वागत है एनडीटीवी में। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है और कितने इलाके माओवादी मारे गए हैं और कितने दिन का ये ऑपरेशन था? बस्तर संभाग के अंतर्गत अबूझमाड़ और अन्य कुछ इलाकों को माओवादी अभी भी अपना एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखते हैं। इस मिथ को तोड़ने के लिए लगातार हम उन क्षेत्र में, जैसा अबूझमाड़ हो, नेशनल पार्क हो या अन्य जो नॉर्थ बस्तर डिवीजन के इलाका है, लगातार अभियान संचालित करते आ रहा है। उसी सिलसिला में अभी 4 दिन पूर्व में हम अबूझमाड़ क्षेत्र में डीआरजी नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकर, कोंडागांव, एसटीएफ जिसका एक प्रमुख भूमिका रहा, साथ साथ आईटीबीपी, बीएसएफ का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल 15 जून को मुठभेड़ में 8 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसमें 4 महिला माओवादी का भी डेड बॉडी है। इसमें डिविजनल कमेटी मेंबर से लेकर पीएलजी कंपनी नंबर 1 का भी कैडर्स के रूप में प्राथमिक तौर पर अभी शनाख्ती हुआ। शनाख्ती का भी हम कंफर्म कर रहे हैं। और वेपन के हिसाब से देखा जाए तो मतलब एक इंसास, 2 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 12 बोर और अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। और जैसा आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है और जो माओवादियों का डेड बॉडीज को शिनाख्त करने के पश्चात और डिटेल्स हमको प्राप्त हो सकता है। और भी जैसे अबूझमाड़ क्षेत्र में आने वाले समय हमको और निर्णायक बढ़त प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। सर, जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, एक चीज़ देखने में आ रही है कि जवान बहुत दूर तक जंगलों में अंदर पैदल जा रहे हैं और बहुत कोर इलाके तक जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो जो माओवादियों का गढ़ माना जाता है। उसके बावजूद भी सर कोई बड़ा कैडर अब तक नहीं मारा जा रहा है या गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, तो क्या लग रहा है सर कि बड़े कैडर क्या बस्तर छोड़कर तो नहीं चले गए? वर्ष 2024 में हमारे एक प्रमुख लक्ष्य थे, मतलब माओवादियों का जो मिडिल लेवल और हायर लेवल का कैडर्स को भी खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने का, उसी को हम काफ़ी हद तक उसमें अचीव भी किया है। क्योंकि वर्ष 2024 में देखा जाएगा काफ़ी स्टेट लेवल कमेटी, साथ साथ जो डिविजनल कमेटी, एरिया कमेटी और पीएलजी जो फॉर्मेशन है, आमतौर पर जो सुरक्षा बल की पहुंच से बाहर रहते हैं। यदि सीआरसी कंपनी कमांडर सागर की बात करेंगे, जिसके डेड बॉडी बीजापुर में रिकवर की गई थे, और जैसा अन्य जो स्टेट लेवल कमेटी मेंबर्स जैसा जोगन्ना है, और भी जैसा डिविजनल कमेटी मेंबर पीएलजी कंपनी नंबर 1 का, जिसका डेड बॉडी अभी कल वाला मुठभेड़ में रिकवर की गई थे। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो पीएलजी बैटल नंबर 1 का भी मतलब माओवादी के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की गई थे। इस प्रकार माओवादी के टॉप लेवल और मिडिल लेवल लीडर्स के ऊपर भी कार्रवाई की गई थे। ये जरूर मतलब सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का अभी तक हमारा जो टारगेट है उसकी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें भी आने वाले समय हमें पूरा उम्मीद है, मतलब उसमें भी हमें एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हो सकता है। सर, बड़े बड़े वेपन एक रिकवर हुए हैं। साथ ही साथ एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि लोहे के कारतूस भी अब माओवादी बना रहे हैं, फिर से रिकवर। तो ये लोहे के कारतूस किस हथियार में सर, एक बार आप बता दें अगर इस्तेमाल होते हैं, और हथियार जो कौन कौन से? जैसे माओवादी द्वारा प्रमुख रूप से आजकल सुरक्षा बल के विरुद्ध में बीजीएल लॉन्चर्स और शेल्स की इस्तेमाल करते हैं। बाकी और भी वेपन्स है, जैसा एलएमजी से लेकर इंसास, AK-47 अन्य ग्रेड वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, और 12 बोर और बर्मार को भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल जो आईडी के साथ साथ बीजीएल शेल्स और लॉन्चर्स को प्रमुख रूप से माओवादी द्वारा सुरक्षा बल के विरुद्ध में इस्तेमाल की जा रही है। जो लोकली फैब्रिकेटेड जो इसका अम्युनिशन है, उसको इस्तेमाल करके जो माओवादी द्वारा जो बीजीएल जो वेपन है, इसमें भी शेल के रूप में इस्तेमाल करके जो बीजीएल जो शेल्स को यूज़ करके सुरक्षा बल के खिलाफ नुकसान पहुंचाने की उनके एक साजिश रहते हैं। हाल फिलहाल के मुठभेड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में बीजीएल लॉन्चेस और शेल्स भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई है। सर, तेज बारिश हो रही है, एक सवाल और इस पे लाजमी है कि मानसून सर पर है, क्या ऐसे समय में, मानसून के समय में भी इतने बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर पाना संभव हो पाएगा? आपने कहा था कि बड़े बड़े ऑपरेशन मानसून में भी किए जाएंगे। विगत वर्षों में भी मानसून की अवधि में भी हमारा अभियान निरंतर रूप से जारी रहा। जैसा उसके लिए अलग एक कार्य योजना बनाना पड़ते, एक रणनीति बनाना पड़ते। सुरक्षात्मक कारण से हम उसको खुलासा नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा फोर्स का मनोबल काफ़ी अभी मजबूत है। और वो जैसा भी जो बढ़त प्राप्त हुआ उसका और आगे ले जाने के लिए उन सबका इच्छा शक्ति है। उसी अनुरूप हम मानसून की अवधि में भी सावधानी पूर्वक किस लेवल पर हमको कार्रवाई करना चाहिए, उसी हिसाब से हम अपना कार्य को निरंतर रूप से जारी रहेगा, ताकि माओवादी के ऊपर अभी जो प्रेशर बना हुआ वो आने वाले समय भी ये कंटिन्यू कर सकता है। बहुत धन्यवाद सर। बस्तर आईजी सुंदरराज पी हैं, जिन्होंने बताया कि लाखों के इनामी माओवादी इस मुठभेड़ में मारे गए और इसमें एक एसटीएफ के जवान भी शहीद हुए। साथ ही साथ 2 एसटीएफ के और 2 आईटीबीपी के जवान इस मुठभेड़ के दौरान एक बार एक आईडी बम की चपेट में और एक बार मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल भी हुए। हालांकि उनकी स्थिति अब चिंताजनक नहीं है और बेहतर उपचार के लिए उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। एक बार आपको और विधिवत दिखाना चाहूँगा कि माओवादियों को मारकर उनके जो हथियार रिकवर किए गए हैं, आपको याद हो एनडीटीवी ने बहुत प्रमुखता से इस कारतूस को दिखाया था कि किस तरह से माओवादी लोहे के कारतूस बना रहे हैं। बस्तर आईजी ने बताया कि ये जो बीजीएल के लॉन्चर्स हैं, ये लॉन्चर में ही इस तरह के कारतूस अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। माओवादियों के द्वारा इस तरह के हैंडमेड
राइफल हैं और साथ ही साथ ऑटोमेटिक वेपन है जिसे इंसास कहा जाता है। ये 303 राइफल मौके से रिकवर किया गया है। जो मारे गए माओवादी हैं उसमें डीवीसीएम जैसे माओवादी हैं जिन पर लाखों रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और आने वाले समय में मानसून शुरू हो चुका है, तो मानसून को लेकर भी बस्तर आईजी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानसून में वो इलाके जो इलाके माओवादियों के लिए सुरक्षित गढ़ हो जाया करते थे, जवानों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, उन इलाकों में भी फोर्स अब लगातार ऑपरेशन करेगी। नारायणपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।